नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में जाहिर सी बात है मैं बात करने वाला हूं वक्फ संशोधन विधेयक की, जिस पर लगातार चर्चा जारी है। आज विधेयक पेश किया गया लोकसभा में। दोपहर 12 बजे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस विधेयक को पेश किया। अब सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष, साफ तकरार हो रहा है, घमासान मचा हुआ है, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है। लेकिन सरकार कह रही है ये आम मुसलमान के भले के लिए वक्फ संशोधन विधेयक वो लेकर आए हैं। और अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे और उन्होंने ताल ठोकी, दावा किया कि 2013 में वक्फ संशोधन विधेयक ना लाया गया होता, वो कानून ना बना होता, तो आज फिर संशोधन करने की नौबत ना आई होती। आज संसद में वक्फ को लेकर लैंड जिहाद कि वक्फ जरिया बन गया है लैंड जिहाद करने का। सरकारी जमीनों पर भी कब्जा हो रहा है, मस्जिदें बनाई जा रही हैं और खौफ है, खौफ फैल गया है आम आदमी में। वक्फ कहीं भी आएगा और कह देगा ये हमारी जमीन है, वो जमीन हो जाएगी। पर ऐसा हो रहा है क्या दरअसल, या किसी भी व्यवस्था में, किसी भी अरेंजमेंट में इक्का दुक्का कुछ अपवाद होते हैं, उन्हीं को न्यू नॉर्मल बताकर, सामान्य बताकर क्या एक बखेड़ा भी खड़ा किया जा रहा है। और इसमें आम मुसलमान के फायदे की बात हो रही है, उसके भले, उसके हित को साधने की बात हो रही है, या कोरी राजनीति साधी जा रही है। यह अपने आप में गंभीर और अहम सवाल बन चुका है। अमित शाह ने कहा कि अरे ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को डरा रहे हैं। यही बात सीएए कानून को लेकर कही गई कि 2 साल हो गए कानून को आए हुए, एक भी मुसलमान की नागरिकता छीनी गई है क्या? या अनुच्छेद 370 हटाया गया तो कहा गया कि अरे मुसलमानों पर तो अत्याचार कर दिए जाएंगे। देखिए, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। सरकार की तरफ से ये जो ताल ठोकी जा रही है, इसमें कितना दम है, आज इसी की तह में भी हम घुसने वाले हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि मुसलमानों के समर्थन में है और मुसलमानों का समर्थन भी मिल रहा है, आम मुसलमान हमारे साथ हैं। अब कौन सा जनमत संग्रह कराया है सरकार ने, ये वो अभी बताने को तैयार नहीं है। पर यह भी दावा किया गया कि जिस संसद में यह चर्चा हो रही है, अगर हम ये कानून ना लाते, ये विधेयक ना लाते, कानून बनाने की कोशिश ना करते, तो जिस संसद में ये चर्चा हो रही है ये भी वक्फ की जमीन हो जाती। अब बदरुद्दीन अजमल वो दावा करते हैं कि भाई संसद और आसपास की जमीन तो वक्फ की जमीन है। पर दरअसल क्या ये इतना आसान होता है कि वक्फ ने जो कह दिया बस हो गया? फिर तो सारी जमीन ही वक्फ की हो गई होती। यह भी तो अपने आप में एक सवाल है ना। तो इन सवालों पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं और आपके खुद के सवाल क्या हैं? और वो सवाल बन चुके हैं सीधा सवाल का अहम हिस्सा। आज कुछ बहुत ही रोचक और हैरत अंगेज आंकड़े आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर घमासान मचा हुआ है। पेश हो गया है यह विधेयक, आज लोकसभा में पेश हुआ, अभी बैठक जारी है, चर्चा जारी है। 8 घंटे का वक्त तय किया गया है, ये उससे आगे भी जा सकती है और आज ही लोकसभा में इस पर वोटिंग भी होगी। अब जेडीयू हो, टीडीपी हो, आरएलडी हो या एलजेपी, वो सरकार के साथ आ गए, तो सरकार के पास संख्या बल की कोई दिक्कत नहीं है। 293 का आंकड़ा है एनडीए का, वो आंकड़ा बरकरार रहेगा। 272 चाहिए, एक साधारण बहुमत चाहिए इसे कानून बनाने के लिए, तो लोकसभा में तो पास हो जाएगा। राज्यसभा में कल बातचीत होगी तो उसे आगे हम बढ़ाएंगे और उसे देखेंगे वहां पर क्या है। पर सरकार कंफर्टेबल दिखाई दे रही है और सरकार कह रही है कि दरअसल हम मुसलमानों की भलाई के लिए कानून ला रहे हैं। वक्फ खौफ का जरिया बन गया है, लैंड जिहाद का जरिया बन गया है। जहां देखो कब्जा किया जा रहा है जमीन पर। अब क्या सरकारी जमीन पर आप कब्जा करके उसे वक्फ की बनाकर वहां मस्जिदें बना देंगे? यह सवाल पूछा है अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि 2013 में
अगर वक्फ संशोधन विधेयक मनमोहन सरकार ना लाई होती, वो कानून को और ज्यादा मुसलमानों के हक में ना किया होता, तो हमें आज ये कानून लाने की नौबत नहीं आती। 1954 से कानून बना था, 95 में बड़े संशोधन हुए, फिर 2013 में, और अब संशोधन कर रही है एनडीए सरकार। अमित शाह ने क्या बोला, पहले सुन लीजिए। वक्फ के 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए, अब बिल किरण भाई का है, मगर मैं कह सकता हूं कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। तो सारी दिक्कत 2013 में हुई, अब 2013 को रिविजिट करने की जरूरत है। आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी है, जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह अब स्वर्गीय हो चुके हैं। 2013 में वो यूपीए सरकार में जिस बदलाव की बात कर रहे हैं अमित शाह, और जिसके चलते नौबत आई है आज का कानून बनाने की या विधेयक लाने की, अजीत सिंह तो नागरिक उड्डयन मंत्री थे और सर्वसम्मति से पास हुआ था वो कानून 2013 में, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के बड़े नेता बाद में अल्पसंख्यक मंत्री भी बने, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने समर्थन किया। लोकसभा में शाहनवाज हुसैन ने समर्थन किया और कहा कि वक्फ बोर्ड में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेही तय करनी होगी, यह बीजेपी कह रही थी। और बीजेपी 2014 का मैनिफेस्टो, उसकी कॉपी मेरे हाथ में है, 17 नंबर पन्ने पर माइनॉरिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये हेडिंग थी, अल्पसंख्यक बराबरी का हक, और वहां वो लिखते हैं एम्पावर वक्फ बोर्ड्स इन कंसल्टेशन विद रिलीजियस लीडर्स taking steps to remove encroachments from and unauthorized occupation of वक्फ प्रॉपर्टीज। यानी कि बीजेपी कह रही थी कि वक्फ बोर्ड और बाकी मुसलमान नेताओं को साथ लेकर वो कदम उठाएगी जो कब्जे, गैर कानूनी कब्जे और अतिक्रमण वक्फ की प्रॉपर्टी पे किया जा रहा है। मेरे दिमाग की कोरी कल्पना नहीं है, यह बीजेपी का मैनिफेस्टो है। और अब बीजेपी कह रही है नहीं, लैंड जिहाद का जरिया बन गया है, वक्फ कब्जा कर रहा है। और पहले कह रहे थे 10 साल पहले कि नहीं नहीं, जो वक्फ की जमीन पर कब्जा हो रहा है उसको छुड़वाएंगे। और यह 2014 की बात नहीं है, 2009 में भी यह कहा गया। वक्फ प्रॉपर्टीज, ये पेज नंबर 49 इनके घोषणा पत्र का। The BJP will examine the recommendations of the Joint Parliamentary Committee regarding Waqf properties headed by Shri K. Rahman Khan, Deputy Chairman Rajya Sabha, and would, in consultation with Muslim religious leaders, take steps to remove encroachments from and unauthorized occupation of Waqf properties. शब्दशः वही बात जो 2014 में कही, वो पहले कह दी थी कि भाई वक्फ की जमीन पर कब्जा हो रहा है गैर कानूनी और अतिक्रमण हो रहा है, उसको हटाएंगे। तो ये 360 डिग्री का ये यू टर्न, या 180 का कहना चाहिए, वो कैसे आ गया और क्यों आ गया? सरकार कह रही है हम वक्फ बोर्ड को सेकुलर बनाना चाहते हैं और इसलिए महिलाओं को, 2 महिलाओं के लिए जगह दी जा रही है। पर 1995 के संशोधन में आ गई थी वो बात, तो वो तब से है कि महिलाएं होनी चाहिए वक्फ बोर्ड में। तो इसे रोक कौन रहा था? 10 साल से तो आपकी सरकार है। फिर गैर मुस्लिम बोर्ड मेंबर्स भी होंगे, अब 10 मेंबर होंगे तो उसमें गैर मुस्लिम बोर्ड मेंबर्स की भी का भी प्रावधान किया गया है। ये 4 तक हो सकते हैं मैक्सिमम। तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, दुनिया भर के जो हिंदू श्राइन बोर्ड्स हैं, क्या उनमें मुसलमान होंगे? होने चाहिए। मेरा तो साफ मानना है कतई नहीं। मैं हिंदू हूं, हमारा काम है, हम हिंदू संभाल लेंगे। जिनको हमारे धर्म की समझ नहीं, वो क्यों बैठेंगे भाई मेरे बोर्ड में?
तो पलटकर इमरान मसूद ये कहते हैं कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं है, वहां पर जो अध्यक्षता करेगा वो डीएम, पर डीएम अगर हिंदू नहीं है तो उससे नीचे वाला पदाधिकारी वो पदेन अधिकारी होगा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का। बिल्कुल सही है। तो ये मुसलमानों में हिंदू क्या करेंगे वहां जाकर? इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये जानबूझकर शर्तें लागू की जा रही हैं, हमें सौगातें, मोदी में ये कानून दे दीजिए कि मैं राम जी का वंशज हूं। भाई सरसंघ चालक भी कहते हैं मुसलमान तो राम जी के वंशज हैं, तो मुझे भी मंदिर ट्रस्ट में शामिल कर दें, ये कानून बना दो तो चलने दीजिए ये कानून भी। पर दरअसल आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? इसमें किसी का कोई भला भी हो रहा है या ये सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? अब कब्जा करने का जरिया बन गया है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं भारत को वक्त के खौफ से आजादी चाहिए, खाता ना वही जो वफ कहे वही सही, जमीन जिहाद के नाम पर दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे कि सब जगह जमीन कब्जा किए जा रहे हैं। भाई कब्जा तो नहीं होना चाहिए, और सरकार की जमीन है, आपकी मेरी जमीन है। तो ये पाकिस्तान ने जो कब्जा किया हुआ है हमारी जमीन पर, इसका थोड़ा सा मैं आपको अंदाजा दे दूं। 37,555 स्क्वायर किलोमीटर, ये आधिकारिक तौर पर हम मानते हैं, इससे बहुत ज्यादा है आंकड़ा, 50,000 वर्ग किलोमीटर से ऊपर का इलाका है। ये हो जाता है 92 लाख करोड़, 92 लाख एकड़। और जो पाकिस्तान ने हमारी जमीन हथियाई हुई है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं कि हम तो लेकर रहेंगे, चीन को तो हम ज्यादा कह नहीं पाते कुछ, पर पाकिस्तान को तो आके दिखाते हैं, वो है 1,93,00,000 एकड़ जमीन, 78,144 वर्ग किलोमीटर अवैध तरीके से कब्जा किए हुए है पाकिस्तान। इनको वापस कब ले आएंगे? वक्फ में तो 9,40,000 एकड़ जमीन है, और वो सारी गैर कानूनी तो हो नहीं सकती। अब गैर कानूनी क्या है, इसमें भी थोड़ा मैं कंफ्यूजन में हूं, दूर करवाने की कोशिश करूंगा आज अपने पैनलिस्ट से। 2019 में माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी, वो कहते हैं 100% डिजिटाइजेशन हो चुका है वक्फ संपत्तियों का। 8,72,000 संपत्ति हैं, सारी डिजिटाइज हो गई हैं। तो मतलब सरकार के पास पूरा खसरा खतौनी सब कुछ है, फर्द है, तो वो अवैध कैसे? और सरकार तो कह रही है जिनका हो चुका 2025 में वो वापस नहीं ली जाएगी, पर आप साथ में कह रहे हैं कब्जे बहुत हो गए। और सरकार में अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वक्फ डिवीजन कुमार नित्यानंद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, वहां उन्होंने कहा 98.99% रिकॉर्ड्स डिजिटाइज्ड हैं। तो फिर परेशानी क्या है? पर मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, और वो चाहते हैं ये कानून बने। तो थोड़ा सा मैंने डिटेलिंग देखी बजट की। सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कितने पैसे दिए जाते हैं? आप सोचेंगे हजारों करोड़ का खेल होगा। 2019-20 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने कहा कि हमें 5,20,00,000 रुपए दे दीजिए, मिले 3,16,00,000। 2021-22 में 4,35,00,000 मांगे, मिला 1 करोड़। और 2023-24 में नीचे वाले आंकड़े पे आ जाते हैं, 3 करोड़ मांगे, 1 रुपया नहीं मिला। वक्फ की पारदर्शिता करनी है, जवाबदेही तय करनी है। 15वां वित्त आयोग 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो वक्फ बोर्ड हैं, 32 हैं कुल मिलाकर, भाई इनको 70 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। प्रावधान, बजट एलोकेशन की गई 5 सालों में 28 करोड़ की, आवंटित दरअसल किए गए 12 करोड़। बात 70 करोड़ की, मिले 12 करोड़। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स जो है, जिसके अब
मंत्री भी पहले तो मुसलमान थे, इस टाइम तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई मुसलमान मंत्री ही नहीं है। 23-24 में 2609 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, अलॉट किए गए, जिसमें से 1576 करोड़ 60% का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो यहां किसकी भलाई हो रही है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। पर उससे पहले सुन लीजिए वार पलटवार क्या हुए। 1947 में भारत ने एक विभाजन देखा है, वो एक परिवार और एक पार्टी के कारण वो विभाजन हुआ है। आज जमीन जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर हम दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में ईद की सवैयां नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिए। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट में ये सवाल पूछ रहा हूं, और इसमें खौफ, लैंड जिहाद जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उनका मैंने सवालों के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। वक्फ कर रहा लैंड जिहाद या खामखां का विवाद, ऐसा कुछ है ही नहीं। और बीजेपी का मुसलमान प्रेम या कुछ और है गेम। इतना प्रेम मुसलमानों के लिए उमड़ रहा है, कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, खड़ा ही नहीं करना। जो पुराने बड़े नेता हैं उनको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, पर आम मुसलमान से बड़ा प्रेम भी दिखाया जा रहा है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, जेडीयू का मैंने जिक्र किया है, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, आरएलडी का भी मैंने जिक्र किया, चौधरी अजीत सिंह का, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह का, उनकी पार्टी आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता महिमा सिंह, वकील भी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में है। तो मुसलमानों के प्रति प्रेम जो कुलाचे मार रहा है आपका महेश वर्मा, और आप कह रहे हैं हम बोर्ड को सेकुलर बनाना चाहते हैं, और गृह मंत्री कह रहे हैं 2013 में जो कानून आया वो ना आता तो हम ये कानून लाने को मजबूर ना होते। 2013 में तो अजीत सिंह नागरिक उड्डयन मंत्री थे, नीतीश कुमार भी समर्थन कर रहे थे, वो सर्वसम्मति से पास हुआ। लोकसभा में शाहनवाज हुसैन कह रहे थे कि हाँ हम कानून के साथ हैं, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता तय होनी चाहिए। राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी भी कह रहे थे। अब ये यकायक पलट कैसे गया सारा मामला? संदीप भाई, तब की सरकार ने जो महापाप किया, जिस तरह से संविधान का एक सेकुलर जो कैरेक्टर था उसको तोड़ मरोड़ के 2013 में जिस तरह से वक्फ बिल को जो है एक तालिबान की तरह जो है इस देश पर थोपा गया, क्या आज जब वो जानकारी मिली या उस चीज़ की जानकारी जब हमको, आपको और किसी को भी प्राप्त हुई, तो इस देश के नागरिक के नाते क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उसमें सुधार करें, हम उसमें किसी तरह से रिफॉर्म करके, और जो अक़लियत के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं, आज देखिए 9 लाख एकड़ ज़मीन है, 168 करोड़ का रेवेन्यू है, अगर 1 लाख रुपया एकड़ पर ईयर के हिसाब से भी दिया जाए तो 9 लाख करोड़ रुपया आना चाहिए। लेकिन उस वक्फ बोर्ड से क्या आता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आज सरकार जो है राइट टू लॉ, जो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि इस देश में एक फंडामेंटल राइट्स की तरह है, जिसमें किसी भी आदमी को न्याय मिलना चाहिए, वो अन्याय जो है 2013 में किया गया। आपको पता है कि वक्फ के पास जाति और धर्म के नाम पर अभी तक जितना भी अमेंडमेंट हुआ, सुनेंगे नहीं, सुन तो लीजिए ना। वक्फ तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है, ये मैं पहले से बता रहा हूं, 2-3 कार्यक्रम कर चुका हूं। 9,40,000 एकड़, उससे ऊपर आती है रेलवे, 13 लाख करोड़ के करीब है, और फिर सेना 17 लाख एकड़ वो जमीन है। आपने अभी वो एक हिसाब दिया, 1 करोड़ भी 1 एकड़ में आ जाए तो फौज को तो फौज को 17 लाख करोड़ रुपए हर साल देने चाहिए सरकार को, और रेलवे को
12 लाख करोड़ रुपए देने चाहिए। देश का तो खाता, जो सारा आर्थिक घाटा है, सब खत्म, राम राज्य आ जाएगा। बिल्कुल अच्छा, ऐसा आ जाएगा। ऐसा ऐसा आप देखिए ना, डिफेंस में आज भी 30,000 अच्छा, वहां भी करोड़ घपला का हो रहा है। नहीं 30,000 करोड़ का कहीं अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। 30,000 करोड़ नहीं, 17 लाख करोड़। अभी आप कह रहे थे 9 लाख मैं करोड़ वही आना चाहिए। कह रहा हूं कि जमीन की जहां तक बात है, जायदाद की जहां तक बात है, उसके मूल्य की जहां तक बात है, उससे अच्छा। अर्जन की बात जो है, ये तो अच्छा, मैंने वो एक सेना और रेलवे पे वो लागू नहीं होता। अच्छा, सेना- दूसरी बात, सेना- एक मिनट। सेना और रेलवे अच्छा से महेश अगर भाई, तुलना वक्त एक की चीज ये बात कर रहे बताइए, हैं, एक चीज ये बताइए, जिसको एक चीज ये जिसको- बताइए, हाँ। 2013 का कानून तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष के रहमान खान थे। उसी की सिफारिशों के बाद ये कानून आया। ये तो गलत सच्चर भी जानकारी है हाँ? और के रहमान दोनों का है। दोनों का है ना। हाँ। अच्छा, ये आपका, उससे पहले एक बात मैं आपसे अरे नहीं, सुनिए ना, नहीं, सुनिए। आप सवाल में 2009 भटका के मुझे कहीं और निकाल देंगे। का मैनिफेस्टो है, 2009 का मैनिफेस्टो, पेज नंबर 49, वक्फ प्रॉपर्टीज। The BJP will examine the recommendations of the Joint Parliamentary Committee regarding Waqf properties headed by Shri K. Rahman Khan, Deputy Chairman Rajya Sabha, and would, in consultation with Muslim religious leaders, take steps to remove encroachments from and unauthorized occupation of Waqf properties. यानी कि वक्फ कब्जा नहीं कर रहा, लैंड जिहाद नहीं कर रहा, उसकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और अतिक्रमण हो रहे हैं। और इस कानून में क्या है मेरे भाई? अभी इस कानून में क्या है? आप तो कह रहे हो लैंड जिहाद कर रहा है, वक्फ करता है कब्जा। मैं फिर से कह रहा हूं। आप यहां कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर कब्जा हो रहा है, उसको हटाएंगे। लैंड जिहाद, ये 2009 की बात आप कर रहे हैं। उसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सहमति आप दे रहे हैं 2013 में। अब 2013 में क्या हुआ? के भी अपने नहीं, विदाउट मैनिफेस्टो एनी में कंसल्टेशन, पेज विदाउट नंबर एनी 17, जेपीसी, विदाउट एनी कोई भी सलाह मशवरा के बगैर 2013 में क्या किया गया? आप उस कानून 2014 में भी इसी बात को दोहराया आपने। 2013 में एक दंगा फसाद का कानून बना दिया गया और ये कहा गया दंगा कि आप फसाद? किसी के संदीप चौधरी के घर पे एक आप नोटिस चस्पा करो। 2014 में कह रहे हैं एम्पावर वक्फ उसके बाद बोर्ड्स इन भूल जाओ। कंसल्टेशन आप विद संदीप रिलीजियस चौधरी लीडर्स किसी लायक नहीं रहेंगे कि वो किसी देश के किसी न्यायालय में जा सके। एंड अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज 2014 में फिर दोहरा दिया। अरे मेरे भाई, आप उस वक्त कानून 2013 का धारा 40 पढ़ो, उसमें स्पष्ट है। तो कि समर्थन आपके क्यों यहाँ कर रहे थे? अरे भाई, समर्थन कब शाहनवाज हमने किया? हुसैन समर्थन कर शहनवाज रहे थे। हुसैन का, शहनवाज हुसैन ने कब मुख्तार किस अब्बास रेफरेंस में नकवी। बोला? नकवी जी ने किस चीज में बोला? अच्छा, आपने समर्थन नहीं किया था? देखिए, फिर वही मैं कह रहा हूं कि वहां पे एक कोई मिनट, एक मिनट। कंसल्टेशन ना नहीं ना हुआ। ना ना, ऐसे नहीं नहीं, चलता। 2013 में नहीं, विनोद 2013 में क्या एक हुआ? मिनट रुकिए। 2013 में क्या विपक्ष, उस टाइम बीजेपी विपक्ष में थी, आपत्ति दर्ज कराई थी, वॉकआउट किया था, कानून को गैर संवैधानिक बताया था? मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता कि इस तरह का समर्थन करते हुए, और उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थी कि और पारदर्शिता होनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। और आमतौर पर उस कानून काफी सहमति से पास हुआ था। और ये तो उनके 2009 के। बहुमत से। देखिए, इस तरह की चीजें टेलीविजन पे आके विनोद जी, अच्छा, इस आप तरह से- बताइए ना, कितने मैं लोगों आपको ने? बता रहा हूँ, हाँ। सर्वसम्मति से नहीं हुआ था। अच्छा। वो भी डिवीजन ऑफ वोट से ही हुआ था। और जो सरकार की बहुमत थी उसके हिसाब से वो लोग ठीक आगे है, निकल गए। रोहित, लेकिन एक इसका सेकंड, मतलब ये रोहित नहीं अग्रवाल, है कि रोहित देश के अग्रवाल। संविधान पे तालिबान अगर लाद दिया गया तो आज उसको ठीक करने में एक हमें मिनट, कोई सुनते हैं ना, शर्म सुनते- आनी चाहिए। कोई बात उसके नहीं। ऊपर राजनीति करनी अरे चाहिए, रुकिए उसके तो ऊपर जो सही, है चले ही जा रहे छाती हैं। पीटना चाहिए, आलाप बिलाप प्रलाप करना चाहिए, ये नहीं होना लेकिन चाहिए। ओके, नकवी जी उसमें बीजेपी में नहीं थे। थी साहब, मैं तो- कब कह रहा तो हूँ? क्या बोले थे वो? नहीं, बोलने का मतलब विरोध क्या? में बोल- अरे, नहीं, विरोध बोलने में का बोल- मतलब नहीं, सर्वसम्मति नहीं, है। वो नहीं। एक बीजेपी का मिनट। मतलब नकवी होता है अच्छा क्या? सुनिए ना, अच्छा नहीं होता। अरे वाह, ये एक नई चीज आपने हाउस बता में दी। किसके नेता थे वो? हाँ, वो अरे यार, राज्यसभा आप में, राज्यसभा में तो ऊपरी- आपके 10 राज्यसभा रेफरेंस में ऐसे दे रहा हूँ नहीं, कि नहीं। जब आप वक्फ बोर्ड पे 10 ऐसी चीजें हुई है, 10 आपने ऐसे भी नेताओं खामखां की- शुरू कर दिया। जो अब वो हो गया, आपकी बात हो गई। रोहित, 2013 में तो नागरिक उड्डयन मंत्री थे चौधरी अजीत सिंह। गलत तो नहीं जानकारी दे रहा ना? संदीप, नहीं, बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं आप। तो वो कानून और संदीप ऐसा जी, आज माननीय नहीं, जज सुनिए ना, आप चौधरी- सवाल तो सुन लीजिए ना प्लीज। ऐसा असंवैधानिक कानून लेकर आए थे, अजीत सिंह उसमें भागीदार थे, जिसकी वजह से अब यह कानून लाने की नौबत आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह यही तो कह रहे हैं। देखिए संदीप जी, ये नरेटिव्स और वर्जन्स का एक मुझे लगता है खेल चल रहा है, जहां पे हर कोई दूसरे के ऊपर थोप देना चाहता है। परंतु एक बात सत्य है कि जब 2013 में बिल आया था तब भी विपक्ष था वहां पे,
और आज भी विपक्ष है यहाँ पे। आज नहीं, भी आप तो उस टाइम इस पक्ष में कानून- थे, आज ये भले विपक्ष ही में। ये बिल पास होता आज है, आज आज आप पक्ष में क्यों आ गए उस कानून 2013 में के? भी पक्ष में थे। सुनिए ना, उस अच्छा ना 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 ये यहां पर उस टाइम भी विपक्ष में थे। आज उस टाइम आप सत्ता पक्ष में थे और ऐसा गलत कानून लेकर आए जिसका भूल सुधार कर रही है सरकार, अब उसके साथ हो गए। तो आपके नेता तो कहते हैं चवन्नी नहीं हूं, कहीं भी देखिए, कोई संदीप उछाल जी, दे, आप तो उछलते घूम रहे हैं। नहीं ठीक है संदीप जी, देखिए ऐसा है, जो चवन्नी वाली आपने बात की वो एक स्पेसिफिक नैरेटिव में माननीय जयंत चौधरी जी ने 2022 के चुनाव में कही थी, और 2022 का चुनाव हमने समाजवादी पार्टी के साथ ही लड़ा था। जिसका रिजल्ट भी आपको पता है, और वो जो कहा गया था वो एक स्पेसिफिक नैरेटिव में कहा गया था, जब एक अच्छा, भ्रम फैलाया जा नैरेटिव रहा के था हिसाब कि से शायद चलते हैं आप, कोई माननीय पक्की जयंत विचारधारा चौधरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई सम्मिलित होने पक्की जा रहे हैं। विचारधारा नहीं है। 2013 में संशोधन जो हुए वक्त में वो बिल्कुल मुसलमानों पक्की के फायदे के थे और आज भी फायदे के हैं, और दोनों पोल्स अपार्ट हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। संदीप जी देखिए ऐसा है, पहली चीज तो आपने अगर विचारधारा की बात की तो हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलते हैं, और हम भाईचारा जिंदाबाद का नारा देते हैं। हम किसानों के हित में काम करते हैं, युवाओं के हित में काम करते हैं, महिला सुरक्षा के लिए काम करते हैं। दूसरी बात यह है, 2013 का बिल जो पास हुआ था उस समय भी विपक्ष था और 100% वोट उस बिल को नहीं मिले थे। आज भी विपक्ष है, आज जो बिल पास होने जा रहा है उसको भी 100% वोट नहीं मिलेंगे। अगर एनडीए के पास 293 का नंबर है तो विपक्ष के पास भी अपना तब एक आप नंबर है। सत्ता में इसका थे मतलब तो कुछ देखिए, और एक बोल बात रहे थे, सोचना आज पड़ेगा। सत्ता में है तो कुछ और बोल रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। इसमें मुसलमानों नहीं, का ऐसा फायदा नहीं। कहां रह गया? आप तो अपना राजनीतिक बट फायदा मेरी- साध रहे हैं। नहीं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए थोड़ी ना राजनीति अच्छा, होती अच्छा, है। नहीं राजनीति करते अगर आप, हमें अपने ओहो। राजनीतिक फायदे के लिए करनी होती तो हम तो इतना सक्षम है। चौधरी अजीत सिंह जी भी फर्स्ट आईआईटीएन थे जो मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट आईआईटीएन थे जो विदेश के अंदर नौकरी कर रहे थे और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। हमें अगर खाली अपना फायदा देखना होता तो हमको कोई जरूरत नहीं थी कि राजनीति में आने के लिए। चौधरी अजीत सिंह जी को भी रिक्वेस्ट करके राजनीति में लाया गया। माननीय जयंत चौधरी जी एक पढ़े लिखे युवा हैं और एक सक्षम युवा हैं। अगर आज भी वो चाहें तो वो करोड़ों रुपए अपने नौकरी से कमा सकते हैं या अपना व्यापार करके कमा सकते हैं। उनको राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राजनीति जब करने हम आते हैं तो सेवा के भाव से आए। जनता की सेवा करना चाहते हैं हम, बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे। तो एक अच्छा, बात ये बिल्कुल साफ है जनता कि हम की इतनी राजनीति सेवा कर रहे हैं तो करना हम अपने चाहते व्यक्तिगत हैं, स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। इतनी सेवा करना चाहते हैं, वो एक भी रुपया नहीं दिया सेंट्रल वक्फ काउंसिल को। एक भी मुसलमान का मंत्री नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, और मुस्लिम प्रेम इतना जाग रहा है, क्यों? देखिए संदीप भाई, अगर आप राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे हैं तो हमारे 2 विधायक मुसलमान हैं। हमारे साथ बहुत बीजेपी सारे की हमारे बात पूछ रहा संगठन के हूं अंदर ना, मुस्लिम बीजेपी की बात पूछ सांसद, रहा हूं, पूर्व मंत्री हैं। बीजेपी की पूछ रहा हूं। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी दल है और भारतीय जनता पार्टी अपने विनिंग कैंडिडेट्स को टिकट देती है। भाई उनको लगता है शायद कि उनके जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उसको टिकट देती है। राजनीति के अंदर नंबर्स अच्छा, मैटर करता है। 17, आप भी 16, समझते हो 17 बहुत फीसदी बेहतर। आबादी की कोई जरूरत नहीं है, पर यहां पर अब थोड़ा सा और दायरा बढ़ाते हैं ना राजकुमार भाटी। आपके नेता कह रहे हैं चीन के कब्जे वाली जमीन वक्फ से बड़ा मुद्दा है। मैंने वो आंकड़े बता दिए, चीन के भी, पाक अधिकृत कश्मीर के भी मैंने बता दिए। पर अगर कब्जा होगा वक्फ की जमीन के जरिए, ये गोरख धंधा चलेगा। अगर उसमें भूल सुधार किया जा रहा है, पारदर्शिता लाई जा रही है, तो फिर क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, देखिए, जो केस वक्फ की ज़मीनों पर चल रहे हैं, अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो वक्फ की तरफ से ज़्यादा केस हैं कि हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जे हो रखे हैं। और आपने जिक्र भी किया, भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्रों में ये आश्वासन देती रही है कि हम कब्जे हटवाएंगे। दूसरी बात, जो सरकार की ओर से और बीजेपी की तरफ से जो गलत आंकड़े और गलत तथ्य पेश करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है कि इतनी ज़मीनें हैं, इतनी अभी महेश वर्मा जी कह रहे थे 9 लाख एकड़ ज़मीन है तो 9 लाख करोड़ कम से कम आय होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़मीन जो वक्फ की है वो कब्रिस्तानों की है। कब्रिस्तान में कौन सी आय होती है? मुर्दे पैसे दे के जाते हैं क्या? दूसरे नंबर पर मदरसों की है। मदरसों में कौन सी आय होती है? उनमें तो और ज़रूरत पड़ती है अनुदान देने की। मजार हैं, इस तरह के वो बहुत कम प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे आय होती है। और हम ये मान लेते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ घपले जरूर होंगे, कुछ थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होगा, लेकिन 11 साल से मोदी जी बैठे हैं। नहीं, ज़्यादातर जो कदम ताल एक समन्वय, देखिए अब कहते रहे हैं दोनों, महेश ने भी और रोहित ने ये प्ली ली है, ये स्टैंड लिया, विपक्ष तब भी था।
तब साथ मिलकर ये कानून पास हुआ, उसमें बातचीत भी हुई, कितनी पारदर्शिता लानी है, वो चीजों पर सवाल जवाब हुए। भाई बीजेपी लगातार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र कर रही है ना, अपने घोषणा पत्रों में 2014 में भी किया, वो यहां क्यों नहीं हो रहा? नहीं, सवाल एक बहुत आप महत्वपूर्ण अपने आपने- अपने अपने वोट बैंक को साध रहे हैं क्या? उनको डरा रहे हैं क्या? उनमें खौफ पैदा कर रहे हैं क्या? सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपने आज उठाया एक, कि अमित शाह ने संसद के अंदर बड़े कठोर शब्दों में कहा कि ये अमेंडमेंट जो हुआ 2013 में वो गलत था, अगर वो ना हुआ होता तो। और महेश वर्मा जी तो कह रहे हैं कि ये क्या पाप किया था सरकार ने, पाप और तालिबानी फैसला था। तो उस तालिबानी और पाप में आपकी पार्टी के भी सांसद शामिल थे और लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल पूरा शामिल था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल थे। तो ये उस समय जेडीयू हुआ था तो समर्थन बढ़िया कर हुआ रहा था। अभी मैं राजीव रंजन से भी इस बारे में सवाल पूछूंगा। हाँ, अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण बात है, ये कहते हैं, देखिए हमारे मोदी जी जो हैं वो असल में पेशेंट को तो है मलेरिया और वो उसके पेट का ऑपरेशन करने पे तुले हुए हैं। मलेरिया में ऑपरेशन की क्या जरूरत है? जो ये एक बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पारदर्शिता लाएंगे, उसके लिए कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। नहीं नहीं, पर एक इसमें बात तो है ना, वक्फ को अब बदरुद्दीन अजमल वो कहते हैं संसद जहां पर ये बहस हो रही है और आसपास का इलाका वक्फ की जमीन है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, एक उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनका घर एंटीलिया ही वक्फ की जमीन पर है। कहीं उड़ीसा में मंदिर वक्फ की जमीन है। 55 बीघे जमीन जहां पर प्रयागराज में मेला हुआ, उसको वो शाहबुद्दीन रजवी नाम का एक मौलाना है, वो कहता है ये वक्फ की जमीन है। वो जो सवाल उठा रहे हैं उसमें गलत क्या सवाल उठा रहे हैं? किसी भी चीज पर कब्जा कर सकता है वक्फ? नहीं, किसी भी चीज़ पर नहीं। इनमें जो कह रहे हैं उनमें कहीं सब जगह नहीं, कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन जहां संसद बन गई है अब कोई उसे हटा देगा क्या? ये बातें उठानी बेकार हैं। जहां हम बैठ कर डिबेट कर रहे हैं, यहीं बराबर में जीआईपी मॉल है, मुझे खूब याद है, हम शामिल भी रहे थे जब ये मॉल बनना शुरू हुआ था। इसके अंदर कब्रिस्तान था, मुस्लिम समाज के लोगों ने धरने दिए, ज्ञापन दिए, डीएम कलेक्टर सबसे मिले, किसी ने नहीं सुनी, मॉल बन गया उस पर। कहाँ गया कब्रिस्तान पता ही नहीं है। ऐसा होता भी है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो पारदर्शिता और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात सरकार कर रही है उसे बिना नहीं, पर ये भी कर जमीन के सकती थी। कब्जे की इसमें एक और पहलू भी है, और क्योंकि आप किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, फिर तो जमीन अधिग्रहण कानून ही कभी नहीं बनना चाहिए। सरकार भी तो कब्जे लेती है ना, किसान नहीं, वहां पर बैठा रहता है। ये तो हम लठ लिए। हमेशा सवाल उठाते रहे हैं कि जब आप हमारी विकास के नाम पे जमीनें लेते हैं, जो विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसमें जमीन के अलावा सीमेंट की जरूरत पड़ती है, सरिया की जरूरत पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है, उन सबको तो आप बाजार भाव से लेके आते हैं, उन्हें तो एक्वायर नहीं करते आप। किसान को कमजोर देख के उसकी जमीनें एक्वायर कर लेते हैं। या नोएडा में 3500 मुकदमे चल रहे हैं किसानों के, जो पुराने घर हैं, जब नोएडा भी नहीं था तब से घर बने हुए हैं, और नोएडा ने मुकदमे डाल रखे हैं कि हमारी जमीन है। इन्होंने कागज में अपने कब्जे दिखा दिए, मौके पर किसान का कब्जा है, मकान बने हुए हैं। तो ये धांधली तो जमीनों में होती है। तो यहां पर दरअसल राजीव रंजन, सवाल बड़ा सीधा है, वक्फ खौफ फैला रहा है या ये मुसलमानों में खौफ फैलाया जा रहा है? बिना लार लपेट के सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, आपने सवाल सीधे पूछा तो जवाब भी बिल्कुल साफ है। 2010 का लालू प्रसाद जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख हैं, संसद में दिया गया भाषण, अगर आपके पास आर्काइव में है तो ठीक, नहीं तो मैंने आपको अभी भेजा है व्हाट्सएप पर। अगर आप उसे सुन लेंगे या देश को एक बार सुना देंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने वक्त के अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के ये मैं सुना ही देता हूं ना, अपनी नाराजगी जाहिर सुना ही देता हूं ना। एक मिनट सुनिए ना, अभी सुना ही देता हूं मैं। जब आप कह रहे हैं तो यहां तो सारी चीज सामने आनी चाहिए। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियां बना रहे हैं, देखिए कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम
तो वो कड़ा कानून 2013 में जब बन रहा था उसका समर्थन क्यों कर रहे थे आप, या वो कड़ा नहीं था तो समर्थन क्यों किया आपने राजीव रंजन? मैंने पूरा बयान सुनवा दिया। जी हाँ, अब मेरा जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, जब भी संशोधन आते हैं तो उन संशोधनों से आप पहले की गलतियों को सुधारने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अगर हर वर्ष बीतता जाए, मुकदमे बढ़ते जाए, परेशानियां बढ़ती जाए, भ्रष्टाचार बढ़ता जाए, एकाधिकार लोगों का बढ़ता जाए, आम लोगों को उसका लाभ नहीं हो, तो क्या कानूनों में बदलाव पहले नहीं हुए हैं? 1913 से लेकर ये 2025 तक के बीच में वक्फ एक्ट में अनेक संशोधन हुए, लेकिन अब जो संशोधन आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इसको खुले मन से नहीं, उसमें आप बताइए ईमानदारी से राजीव रंजन साहब, किसी हिंदू बोर्ड में, मेरा तो ये मानना है भाई, हमारी धार्मिक आस्था है, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान क्या समझे हमारे धर्म को, वो हमारे बोर्ड में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें मुसलमानों को जगह क्यों दी जाए? एंड सिमिलरली मुसलमानों का, अगर हम उनके धर्म को पूरा समझते नहीं है तो उनके बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में हिंदुओं का स्थान क्यों होना चाहिए? अब देखिए, इसको मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। बिहार एक उदाहरण है। हमारे यहाँ हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष पिछले 6 वर्षों से अखिलेश कुमार जैन थे। वो नॉन हिंदू हैं और वो हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का मतलब कोई अधिकारी के तौर पर नहीं, एक पूर्व न्यायाधीश हैं, और वो अध्यक्ष, निदेशक मंडल उनके साथ था, उसके साथ वो अध्यक्ष थे। अब हमारा ये कहना है कि ये निसंदेह ये एक विमर्श का दायरा व्यापक होगा कि जब मुसलमानों के ट्रस्ट में हिंदू होंगे, उनके बोर्ड में हिंदू होंगे, तो फिर इस तरह की बातें, जब गैर मुस्लिम हम कहें, जो लिखा गया कानून अगर बनाया जाए तो सबके लिए होना चाहिए ना राजीव रंजन। अब कोई सवाल ये उठाने लगे कि ये हिंदू जो जितने श्राइन बोर्ड्स हैं, इनमें तो हिंदू ही होते हैं, अब इनमें दलित कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने हैं, मूसाहर सदस्य हैं या नहीं हैं? भाई शिया होने चाहिए, सुन्नी होने चाहिए, बोहरा होने चाहिए, ये चीज भी डिटेलिंग दी गई है ना इस कानून में। फिर तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आप इन बदलावों से अगर संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे ऐसा लगता है मुसलमानों को ही तय करने दीजिएगा, आने वाले वर्षों में वो बताएंगे। नहीं, उनसे पूछा भी गया क्या? पसमानदा समाज, जो पॉलिटिकल पार्टीज लंबे, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि ये तो एक मैराथन था, लंबी प्रक्रिया थी। 97,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं, 36 बैठकें हुई हैं। उन बैठकों में अनेक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से भी उन लोगों ने बातचीत की है। राजीव भाई, अब मैं 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा आपको, 1 सेकंड के लिए, जस्ट हियर मी आउट। आपने बड़े आंकड़े दिए, इतने संगठनों से, इतने लोगों से रायशुमारी हुई। आपको ध्यान है ना 2020, आप बहुत बार मेरे कार्यक्रम में आए, उस टाइम पहले कृषि कानून अध्यादेश के तौर पर लाए गए, फिर वो कानून के तौर पर, विधेयक के तौर पर पेश कर कानून बनाया गया और दावा किया गया, अरे इतने 250 संगठनों से, किसान संगठनों से बात की, इतनों से रायशुमारी की, नाम पूछने की बारी आई तो बता ही नहीं रही थी सरकार। ये कृषि कानून भी आ गए किसानों से बिना बात किए, और मुसलमानों से बिना बात किए ये वक्फ संशोधन विधेयक भी आ गया। देखिए, दोनों अगर कानूनों को आप देखेंगे तो कई सवालों पर उसमें उस समय के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर कई असहमतियां भी थी, और उन असहमतियों का भी आपके साथ विमर्श में हम लोगों ने कई बार जिक्र किया था। लेकिन इस प्रश्न पर जब पूरी पारदर्शिता के साथ आप भ्रष्टाचार, बेईमानी पर लगाम लगाने जा रहे हैं, और तो वो तो लगनी चाहिए ना, उसके लिए पूरा कानून बदल दें आप। मतलब अभी एक जस्टिस वर्मा, उनके घर पर 5-5, 6-6 बोरियां अधजले नोटों की पाई गई। पहले तो वो 7 दिन बाद वीडियो सामने आता है। बहुत सारे सवाल हैं, उन पर कार्रवाई के बजाय सिर्फ तबादला कर दिया जाता है। तो क्या पूरे के पूरे
सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को हटा दिया जाए, सारे जजेस को हटा दिया जाए, या जहां दिक्कत है वहां पर एड्रेसल होना चाहिए। मैं 2 दिन से, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज आपकी इजाजत से, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जफर फारूकी 24 साल से अध्यक्ष हैं उसके, बहुत विवादों के घेरे में रहे हैं, 8 साल से योगी सरकार है, वही क्यों बने हुए हैं? वेस्टेड इंटरेस्ट है ना कहीं, उनको दूर कर दीजिए ना। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ना, जब इस बिल को आप अमली जामा पहनाएंगे, उसके बाद कई सवालों का जवाब आपको धीरे धीरे मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आपके पास सवाल पूछने का जो अधिकार है, वो विशेषाधिकार आपके पास अच्छा, आगे भी इसमें होगा। एक चीज लेकिन और मैं मैं इतनी पूछना बात जरूर चाहूंगा। कहना हाँ, चाहूंगा प्लीज। कि किसको एतराज होगा। जी, आप कह रहे थे किसको एतराज होगा, बात पूरी कीजिए प्लीज। अब मैंने ये कहा कि फिर किसको एतराज होगा अगर इस अमेंडमेंट के बाद, इस नए एक्ट के बाद अगर बदलावों का लाभ नहीं दिखेगा, तो क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे? उन सवालों का जवाब भी तो देना। वो आपकी बात जायज है, पर ये हमारा ये मानना है कि जो एक मिनट राजीव भाई, कब्जे को लेकर इतनी चिंतित है अगर सरकार, तो ये चीन ने हमारी जमीन कब्जाई हुई है, अब हम दोबारा से बात करने लगे। अब अमेरिका टैरिफ का, अभी आज रात को एक और घमासान होगा, टैरिफ वॉर शुरू होगा नहीं होगा, अब उस पर निगाहें हैं। चीन हमें आंखें तरेरता रहता है, वो जमीन हम वापस क्यों नहीं लेते? कब्जे की ही बात है तो 1,93,00,000 एकड़ जमीन है पाकिस्तान को तो हम डरा भी देते हैं, वापस क्यों नहीं ले आते? देखिए, ये प्रश्न आज की बहस के लिए तो अप्रासंगिक इसलिए है कि आप चाहें अगर तो राष्ट्रीय सुरक्षा और वैदेशिक नीतियों के सवाल पर भारत सरकार की भूमिका को आप खंगालने के लिए अलग से विमर्श जब आयोजित तो अलग करेंगे, से आप ये कह रहे हैं और अलग से आवश्यक विमर्श समझेंगे करना तो हम लोग अपने चाहिए, विचार चलिए देंगे। अलग से भी विमर्श करेंगे। लेकिन महिमा, यहाँ पर गृह मंत्री ने ये भी ताल ठोकी अभी कुछ देर पहले कि आप लोग ना ये जो भय फैला रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं, बरगला रहे हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स में मुसलमानों को। कहते थे सीएए में नागरिकता चली जाएगी, एक मुस्लिम की नागरिकता बताइए सरकार ने, चीनी हो तो या ले ली हो तो, या 370 हटा दिया जी, मुसलमानों पर अत्याचार होंगे। वहां तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। जय हिंद। संदीप, मैंने पूरी चर्चा को बड़े ध्यान से सुना, और इसीलिए ये जो आज की चर्चा है और जो आज का ये मुद्दा है जो संसद के अंदर हो रहा है, ये कहना आवश्यक हो जाता है कि भाजपा आदतन इस देश के लोकतंत्र के रखवाले संसद भवन को अपना धर्म संसद समझ बैठी है, और इसीलिए इस तरह के कुत्सित प्रयास करती आई है। और इस बार भी वही हुआ। हम कहते रह गए कि अनुच्छेद दर अनुच्छेद चर्चा इस पर होनी चाहिए, नहीं हुई, लेकिन बिल को पारित करने की स्थिति में ले आया गया। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के से किस तरह का बैर है भाजपा का, इससे ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। और इसीलिए इस तरह के जो प्रयास जो भाजपा करती रही है, उन्हें आईना दिखाते हुए राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये मुसलमानों के अधिकारों साक्षी हैं आप ही की, आरंभ है, जो आपने बात कही और महिमा, दिल्ली वासी हैं साक्षी, वो कह रही हैं बीजेपी का संसद में मुसलमानों के प्रति प्रेम दिख रहा है, तो ये प्रेम यूपी में क्यों नहीं? जो आपकी बात है उसी को आगे बढ़ा रही है। ये बिल्कुल, और ये मैंने कहा मुसलमानों से तो बात शुरू हुई है। ये जो भाजपा की कुत्सित मंशा है, ये इसका सिर्फ लेश मात्र है जो आज हम देख रहे हैं। आज मुसलमान हैं, कल सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति भी होंगे। पर ये कब्जे का अगर गोरख धंधा हो रहा है महिमा, और मैं यहाँ पर अब 2001 से 2012 कर्नाटक का और महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहूँगा, खास महाराष्ट्र का। वारिस भी जुड़ गए हैं, तो अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ तो वारिस मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। 2001 से 2012 के बीच 2 लाख करोड़ रुपए का गोरख धंधा वक्फ के जरिए किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड के लोग और कांग्रेस के नेता शामिल थे।
मैं सीधा गंभीर एक आरोप लगाते हुए सवाल पूछ रहा हूं। संदीप भाई, अगर घोटाला हुआ है, कुछ हुआ है, अगर भू माफिया घुस गया है, कुछ भी, तो सरकार प्रशासन की जवाबदारी बनती थी एक्शन ले, इमीडिएटली एक्शन लेके उनको अरेस्ट करते, ये हो रहा था ना। मैं फिर वही कोरी कल्पना का सवाल तो नहीं पूछ रहा हूं ना वारिस भाई। नहीं, अगर ऐसा हुआ है, देखिए बहुत सारे मैटर ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, बहुत सारे मैटर कोर्टों के अंदर पेंडिंग है, वक्फ के रिलेटेड, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हर जगह। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार जो ये वक्फ का बिल ला रही है, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, इससे और लिटिगेशन बढ़ने वाले हैं। ये पूरा असंवैधानिक बिल है संदीप भाई, ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, 25-26 हमारे रिलीजियस अफेयर के अंदर। किस तरह से आप लाएंगे दूसरे को? अब एसडीएम और कलेक्टर को आप पूरा पावर दे दोगे। कलेक्टर तो गवर्नमेंट का आदमी, वो तो बोलेगा कि नहीं बिल्कुल भाई लिटिगेशन जगह गवर्नमेंट ले लेगा, हमारे हाथ से। तो आज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है संदीप भाई, आज चेक करना है उन लोगों को जो 4 लोग बीजेपी को, देखो लोकसभा में बीजेपी के पास तो बहुमत नहीं है, बीजेपी को बिल पास करने के लिए 4 जन की बहुत जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश की जरूरत है, चिराग पासवान की जरूरत है, और जयंत की जरूरत है, चौधरी। अगर इन लोग ने आज बीजेपी को समर्थन दे दिया वक्फ बिल का, तो वो तो दे रहे हैं, वो तो साफ हो गया है। मुसलमान इनको माफ नहीं कर बोला है, अभी तक हुआ नहीं है। विल सी, देखते क्या होता है आगे, देखते। अभी वोटिंग हुई नहीं है, आप और हम अभी डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर, मगर यही तो भारत के मुसलमानों ने जिन पे भरोसा किया, आज वही लोग उनको अगर पीछे नहीं, भरोसा आप लोगों पर किया। यहाँ पर सरकार यही तो कह रही है, आपने वोट बैंक का जरिया बना दिया, मुसलमानों को आप डराते हैं। आम मुसलमान को फायदा होगा। कुछ जो लोग आपस में मिली भगत करते हैं, उनके फायदे का है, आम मुसलमान का फायदा तो अब होगा, ये सरकार दलील दे रही है वारिस भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुसलमान को कोई डराता नहीं है, मुसलमान खुद सक्षम है, समझदार है। ये जो बिल आ रहा है, ये आप समझिए, इससे मुसलमानों का नुकसान है। और बीजेपी को कब से मुसलमानों की इतनी फिक्र होने लग गई? ये वक्फ को बचाने का बिल नहीं है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए जा रहा है। आज आजादी से लेके आज तक संदीप भाई बताइए, एक भी इस वक्त मुसलमान एमपी मिनिस्टर है क्या? बीजेपी में एक भी नहीं है। कितने मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दे दिया एमएलए का, एमपी का चुनाव लड़ने के लिए? एक को भी नहीं। अरे आपको अगर मुसलमानों को आगे लाना तो उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर देते, हमारी बच्चियों को डिमांड आपने कर दिया, दे दिए होते। सरकार तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। अगर मकान बनाते हैं, अगर शौचालय बनाते हैं, अगर हम अन्न दे रहे हैं 5 किलो, तो मुसलमानों को भी मिल रहा है। वही झूठ है। यही सरकार का सबसे बड़ा जो जुमला और झूठ है, सबका विकास सबका साथ। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है। मोदी ने ट्रिपल तलाक के एक टाइम कहा था कि मुसलमान औरतें मेरी बहन है, अब वो बहन बेटी को हिजाब पहनना था, मोदी ने रोका। इनको हमारे नमाज से नफरत है। इसरार खान का जो सवाल है वो लाइएगा। यहाँ पर एक सवाल है, एक मिनट वारिस भाई, विनोद अग्निहोत्री यहाँ पर, इसरार हमारे दर्शक हैं, मैं फ्लीटिंग ग्लिम्प्स मिली मुझे उनके। हाँ, इसरार खान, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, आप ही के सूबे, मेरे ही सूबे के। जिस तरह से वक्फ बोर्ड को सेकुलर बनाया जा रहा है, क्या राम मंदिर ट्रस्ट को भी सेकुलर बनाया जाएगा? ये सवाल तो अभी आपने ही उठाया था, तमाम सारे उदाहरण दिए। मैंने आज भी एक जगह बहस में बात कही कि ये बहस हम आगे जाएगी। अगर आप वक्फ बोर्ड में एक्सपर्ट के नाम पर 2 गैर मुस्लिम प्रतिनिधि लाते हैं, तो फिर एसजीपीसी में क्या करेंगे आप? सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो भी तो गुरुद्वारों की संपत्ति का प्रबंधन करती है। कल को वहां भी डिमांड होगी कि यहाँ भी भाई गैर सिख लाइए दो। फिर आप जो तमाम सारे ट्रस्ट हैं, तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट है या और जितने ट्रस्ट हैं, और राम मंदिर का दोनों उदाहरण नहीं, यहाँ पर थोड़ी शरारत भी की है, पर वो राजनीतिक, देखिए जब एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, जो इमरान मसूद कह रहे हैं कि मैं तो राम जी का वंशज हूँ, तो मंदिर ट्रस्ट में मुझे भी शामिल करो, ऐसा कानून ला दो, तो ये कानून भी बना लो। तो भाई भागवत जी ने कहा कि सारे राम जी के वंशज। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये राजनीतिक मासूमियत तो नहीं है, इसमें शरारत भी नहीं, ये पर इसमें राजनीतिक परिपक्वता भी थोड़ी दिखती है। हाँ। ये एक ऐसा अपने आप में एक जाल बुना जा रहा है। इमरान मसूद ने जो कहा उसका काट हमारे महेश भाई कैसे करेंगे? हाँ, क्योंकि ये तो संघ प्रमुख कह चुके हैं कि सब राम जी के वंशज हैं, तो राम जी के वंशज हैं तो राम जी के मंदिर में उनको भी जगह दें। तो भाई उनका ये कहना है शरारत, लेकिन राजनीतिक शरारत है। तो मुझे लगता है, देखिए बाकी चीजें ठीक है, नियमन के लिए आप चीजें बदल रहे हैं, कई चीजें ला रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, वो अलग, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तब उसके अच्छे बुरे जो भी नतीजे सामने आएंगे। नहीं, लेकिन जैसे गौरव गगोई हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय की जमीन पर अब बीजेपी की नजर हो गई। अब ये भी स्ट्रेचिंग द लॉजिक अ बिट टू फार, जब सरकार कहती है 2025 आज जिसकी जो जमीन है वो हम अपने पास नहीं लेने वाले 2025 का रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है ना ये। नहीं, पर उसके अंदर कुछ पेंच दिए हुए हैं आपको, 5 साल आप लगातार
आपने इस्लाम की इबादत की है, अब ये कैसे बताएगा कोई मुसलमान कि मैंने इस्लाम की इबादत की है 5 साल? नहीं, इस्लाम की प्रैक्टिस की बात उसमें है। कैसे 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 पता लगेगा? मैं अब नमाज पढ़ते हो, क्यों? अब रोजा मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर नहीं जाता तो मैं हिंदू नहीं रह गया? इस्लाम में जो कुछ, इस्लाम में यहाँ पर लोग जो काम करते हैं, मेरे सहयोगी हैं जो मुसलमान हैं, वो अरे 5 बार कैसे नमाज पढ़ेगा? उसको काम करना है यहाँ पर। देखिए संदीप, हिंदू धर्म में कोई चीज बाध्यकारी नहीं है। आप नास्तिक होते हो, नहीं तो अब ये इस्लाम में तो कुछ अब ये हिंदू थोड़ा तय करेंगे मुसलमान कैसे करेगा? दूसरी बात ये है कि मैं एक चीज और साफ कर दूं कि वक्फ ऐसा नहीं है खाली मुस्लिम ही करते थे, बहुत सारे गैर मुस्लिम भी वक्फ करते थे। जैसे तमाम सारे हिंदू राजाओं ने मस्जिदों के लिए जमीन दी, वो गैर मुस्लिम थे, वक्फ कर दी। कब्रिस्तान के लिए जमीन दी हिंदू शासकों ने, जमींदारों ने, तालुकेदारों ने। आप देखिए अवध में जाइए, हमारे तमाम इलाकों में तो वो भी करते थे। और इसलिए अब इसको, हालांकि 2025 के पहले की सारी चीजें हैं तो उसको टच नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि आपका मकान है और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा मकान है, कि कोई आके कह देगा ये वक्फ की जमीन है और आपसे कब्जा सकता है। ऐसा है क्या? ये नैरेटिव तो बनाया गया है। हाँ। लेकिन ऐसा अगर ऐसा होता तो पार्लियामेंट के लिए तो कह रहे हैं, तो चली गई क्या पार्लियामेंट? या इलाहाबाद के उस एकड़ की जमीन के लिए कह रहे थे, चला गया क्या? कहने के लिए तो मैं कह दूं मैं एसडी के मकान, मेरा मकान, तो क्या हो जाएगा क्या? इतना आसान नहीं है ना ये। और ये भी कह देना कि नहीं देखिए वक्फ के फैसले के खिलाफ कोई भी अगर आपको अपील करनी है सिर्फ ट्राइब्यूनल में की जा सकती, ट्राइब्यूनल से ऊपर भी, ऐसे तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, कैट है, कैट कोई फैसला दे दे अंतिम थोड़ा हो गया, नौकरशाह जा सकता है ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये कानूनी, क्योंकि एक सेकंड अभी आप उंगली हिला रहे हैं महिमा, ये कानूनी नैरेटिव भी या जानकारी जो दी जा रही है ये मुकम्मल है क्या आप क्योंकि वकील हैं? देखिए कानून का तो इन्होंने उल्लंघन भी किया है और मैं कहूंगी अवमानना भी कर रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी ने वक्फ बाय यूजर का भी उसमें प्रावधान किया हुआ था। लेकिन जो आप अभी जिस स्पेसिफिक प्रश्न की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगी कि ये सरकार मुकम्मल जानकारी देने में तो विश्वास ही नहीं रखती है। और जितना भी जो कानून के अंदर प्रावधान संशोधन के दायरे में लाया गया है, इसके ऊपर मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगी कि चर्चा के बिना मुकम्मल होना असंभव है। चर्चा के बिना मुकम्मल होना असंभव है। लास्ट कमेंट 20 सेकंड। आर्टिकल 81 जो है 2013 का जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें आर्टिकल 81 है जिसमें ये कहा जाता है कि जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है वो अंतिम है, उसका कोई अपील नहीं हो सकता है, उसमें रिट सिर्फ फाइल हो सकती है। हाँ तो हो सकती है ना। नहीं, अपील फाइल करना और रिट फाइल करने में अंतर है। हाँ। रिट आप फाइल उस बात के लिए करेंगे कि कोई गवर्नमेंट लैंड है, हाँ, और उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें गुंजाइश है, और वो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके करेंगे, आप किसी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं उसके खिलाफ। तो ये एक जो व्यवस्था उसमें दी गई थी वो निहायत ही जो संविधान है हमारा, वो राइट टू लॉ है, उसको परमिट नहीं करता है। हमारा जो एक फंडामेंटल राइट्स है उसको कहीं ना कहीं ये खत्म कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 25 और 26 भी आता है, मुसलमानों को, अकलियत को बिल्कुल आता है, पर वहां पर जो उनको अधिकार दिए गए हैं फिर सबके लिए सेम अधिकार होंगे क्या? और ये पेंडोरास बॉक्स दरअसल खुल गया है क्या आने वाले दिनों के लिए? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।